हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के 20 और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे आपको आने वाली सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है श्रोताओं का दृष्टिकोण, दूसरा है श्रोताओं का ज्ञान, तीसरा है श्रोताओं की शिक्षा और चौथा है श्रोताओं की आय। तो जो आपका कम्युनिकेशन में बैरियर होता है, जो सबसे मेन बैरियर माना जाता है, आपका दृष्टिकोण को माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में आप अपनी पहले से कोई एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, कोई अपनी परसेप्शन बना लेते हैं और या अवधारणा बना लेते हैं, तो आपको कितना भी कोई समझाए उस चीज़ के बारे में, आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका फेल हो जाता है, एक सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए होता है कि दृष्टिकोण को आपका एक प्रमुख अवरोधक माना जाता है कम्युनिकेशन में। अगर आपका दृष्टिकोण किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सही है तो वो तो आपका एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन आपने अगर गलत दृष्टिकोण अपनाया हुआ है या गलत धारणाएं बना रखी हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं का दृष्टिकोण, एटीट्यूड, ऑडियंस एटीट्यूड। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है। तो जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म होता है वो आपका होता है टेलीविज़न से रिलेटेड होता है। ये उत्तर आधुनिकतावाद आपका टेलीविज़न से रिलेटेड है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, टेलीविज़न। फिर अगला क्वेश्चन है, उपदेशात्मक संचार है। आपका पहला ऑप्शन दिया है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है संगठनात्मक और चौथा है संबंध सूचक। तो जैसे आपका होता है उपदेश होता है, तो उपदेश में आप क्या करते हैं, कम से कम आपके दो लोग तो होने चाहिए, एक आपका उपदेश देने वाला और दूसरा आपका उपदेश सुनने वाला। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं, दो लोग नहीं या आप अकेले हैं, तो अकेले आप किसको उपदेश देंगे? तो कम से कम तो आपके दो लोग होने चाहिए उपदेश में। तो जहाँ आपके दो लोग हो जाते हैं वो आपका होता है, वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक। ये आपका होता है उपदेशात्मक संचार, अंतर्वैयक्तिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संचार में भाषा है। तो कम्युनिकेशन में जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं, तो लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है आप शब्दों का यूज करेंगे ही। तो जो जहाँ शब्दों का यूज होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्बल कोड आपका करेक्ट ऑप्शन है। संचार में भाषा है तो आपकी भाषा जो होती है मौखिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। तो पहला आपका दिया स्रोत, माध्यम, संदेश और संदेशग्राही। फिर दूसरा है आपका स्रोत, संदेशग्राही, माध्यम, संदेश। फिर तीसरा आपका दिया स्रोत, संदेश, संदेशग्राही और माध्यम, और चौथा है स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेशग्राही। तो जो आपका एक कम्युनिकेशन का एक सीक्वेंस होता है, आपको अगर याद हो तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि आपके पास एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को सेंड करता है या किसी दूसरे को भेजता है। तो सेंडर के बाद आपके पास होना चाहिए एक मैसेज होना चाहिए, मतलब आप किसी मैसेज को भेजेंगे, ठीक है। तो मैसेज को भेजने के लिए आपको क्या चाहिए, उसको किसी ना किसी साधन के द्वारा ही आप भेजेंगे, किसी चैनल के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा भेजेंगे। तो आपके उसके बाद आपका चैनल हो चाहिए, और चैनल के बाद आपको एक, आप जिसके पास भेज रहे हैं मतलब कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए, उसको रिसीवर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है एक सीक्वेंस होता है कम्युनिकेशन का। आपको सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए और चैनल होना चाहिए, और फिर आपका लास्ट में रिसीवर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन में, आप में दिया पहले सोर्स सब में दिया। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स मतलब आपका एक सेंडर ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ का सेंडर हो गया, ठीक। फिर सेंडर के बाद आपके पास मैसेज हो रहा है, तो मैसेज देखिए आप में कहाँ पे, आपके ऑप्शन सी और डी में मैसेज दिया है, तो ठीक है। फिर मैसेज हो गया, फिर मैसेज के बाद आपका चैनल आता है। चैनल मतलब माध्यम, आप किससे उस मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका चैनल आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो आपका दिया है
सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। ये हो गया SMCR। ये आप इस तरह याद कर सकते हैं सीक्वेंस में कि जो आपका एक कम्युनिकेशन का सीक्वेंस होता है SMCR। ये आपका सोर्स या सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, उसके बाद रिसीवर आता है। तो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिकथन में कहा है संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं, और तर्क में कहा गया क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं। तो जो अभिकथन कहा, ये अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज में ऐसे कई सारे संचार माध्यम जो आपको सच्चाई भी दिखाते हैं और हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा अभिकथन। और तर्क में कहा है क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है और क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं। तो ये भी आपका कुछ लोग मान लीजिए हो सकते हैं हिंसा वृत्ति के, ये आपका हर जगह होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव या अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। तो कुछ लोग मान लीजिए हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन कुछ लोगों के चक्कर में सभी लोगों को हिंसा वृत्ति में रखा जा सकता है। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए भी गलत है और आपका आर भी गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स। फिर अगला क्वेश्चन है, अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। तो जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें आपका जो सीक्वेंस होता है, उसका क्रोनोलॉजी होता है, उसमें सबसे पहले आपका आता है सिंबल आता है, फिर सिंबल के बाद आपका कोड आता है, फिर कोड के बाद आपका साइन, और उसके बाद लास्ट में आपका कलर आता है। ये आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सीक्वेंस होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट सीक्वेंस दिया है, सिंबल, कोड और साइन और कलर दिया है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो SC और SC करके आप इसको याद कर सकते हैं, सिंबल, कोड और साइन और कलर, SC इसको आप याद कर लिए। ये होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें आता है SMCR। ये आपका होता है कम्युनिकेशन का सीक्वेंस है, और नॉन वर्बल का SC हो जाएगा सीक्वेंस। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है दोनों में। फिर अगला क्वेश्चन है, संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका पहला कहा है कि संदेश माध्यम है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, ये भी आपका सही है। तीसरे में कहा गया सूचना शक्ति है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और लास्ट में कहा कि आपका टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। तो टेलीपैथी क्या होता है कि आप जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे एक्समैन सीरीज, अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि एक हैं प्रोफेसर चार्ल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने माइंड से दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, या उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो वो कहीं दूर बैठे रहते हैं और अपने माइंड के द्वारा वो दूसरे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो वो आपका टेलीपैथी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपका टेक्नोलॉजी नहीं माना, तो प्रौद्योगिकी नहीं माना जाता टेलीपैथी को। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसमें कहा कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, टेलीपैथी इज नॉट टेक्नोलॉजिकल, ये आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, संचार वृत्ताकार हो जाता है जब, ठीक है। तो इसमें आपको बताएं कि वृत्ताकार मतलब एक सर्कुलर फ्लो में हो जाएगा। कब ऐसा कब होता है कि कम्युनिकेशन एक सर्कुलर फ्लो में कब होने लगेगा। तो सर्कुलर फ्लो में होने के लिए क्या चाहिए, पहले आपके कम्युनिकेशन में होते क्या क्या है, पहले आपका होता है इनकोडर होता है और एक आपका डिकोडर, ये दो तो मेन होते हैं। फिर बाद में आपका मैसेज चैनल बीच में आ जाते हैं। तो इनकोडर और डिकोडर ये आपके मेन होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें आपका फीडबैक भी शामिल होता है। फीडबैक कौन देता है, आपका वो डिकोडर देगा जो रिसीव करता है मैसेज वो, तो ये आपका देता है फीडबैक देगा, और ये फीडबैक फिर जाता है इनकोडर के पास। मतलब ये जो फीडबैक है ये डिकोडर की तरफ से मैसेज हो गया, और इनकोडर की तरफ से ये इनकोडर क्या करेगा, फिर इसको रिसीव करने के बाद उस फीडबैक को डिकोड करेगा, मतलब ये फिर डिकोडर बन जाता है। तो जो डिकोडर था वो फीडबैक देने के बाद इनकोडर बन गया, और जो इनकोडर था वो फीडबैक मतलब रिसीव करने के बाद डिकोडर बन जाता है। तो ये आपका हो गया सर्कुलर फ्लो हो जाता है। मतलब ये इनकोडर डिकोडर, ये इसको भेजा फिर ये पुनः इसको भेजेगा, फिर ये भी अपना कुछ प्रतिक्रिया देगा, फिर ये देगा। तो ये ऐसे एक सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें यही हो, जब आपका फीडबैक शामिल हो जाए तो वही इनकोडर डिकोडर बन जाता है, और डिकोडर जो है इनकोडर बन जाता है।
तो इसमें कहा गया संचार वृत्ताकार हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है डिकोडर इनकोडर बन जाता है, दूसरा है प्रतिपुष्टि का अभाव होता है। ठीक है, तो ये जो अभाव का है ये आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, अगर उसमें कहा प्रतिपुष्टि होता तो वो आपका हो जाता कि सर्कुलर फ्लो हो जाता है कम्युनिकेशन। तो इसमें कहा है कि फीडबैक इज एब्सेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सोर्स इज क्रेडिबल ये भी गलत है, और चैनल इज क्लियर ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डिकोडर बिकम्स एन एनकोडर। तो वही आपको अभी बताएं, इनकोडर रहते हैं, डिकोडर रहते हैं, और जब ये फीडबैक देता है तो ये आपका इनकोडर बन जाता है, और जो इनकोडर रहता है वो डिकोडर बन जाता है। तो ये आपका इस तरह चलता रहता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिकोडर इनकोडर बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए में कहा गया कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अगर आप प्रभाव इफ़ेक्टिव क्लासरूम करना चाहते हो तो उसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी उसका जितना अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे उतने अच्छे आपके क्लासरूम जो है आपका इफेक्टिव होगा। फिर तर्क में कहा गया कि प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका अभिकथन भी सही है और जो आपका कारण दिया वो भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर सही व्याख्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है। तो पहला दिया आपका स्थानीय श्रोतागण, दूसरा दिया शिक्षा, तीसरा दिया मनोरंजन और चौथा दिया समाचार। तो जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी मान लीजिए इलाहाबाद में, ठीक है, तो अगर वहाँ आप लोग जैसे अब तो आपके सबके मोबाइल में भी एफएम रेडियो रहता है, तो वहाँ अगर लगाएंगे एफएम रेडियो तो वहाँ आपका अधिकतर जितने भी चीज़ें रहेंगी वो आपके इलाहाबाद से ही रिलेटेड बताएं, वहाँ के मतलब लोकल चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आप बनारस आते हैं तो आपको जितने भी न्यूज़ रहेंगे सब बनारस के बारे में मिलेंगी, वहाँ के बनारस के जो भी लोकल न्यूज़ रहते हैं वो आपको बताए जाएंगे। फिर गोरखपुर जाएंगे तो आपको गोरखपुर के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह जो होता है, जो रेडियो होता है वो आपको वहाँ के जो लोकल ऑडियंस रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। या फिर आप मान कहीं और चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो आपको दूसरे स्टेट का फिर सुनने को मिलता है। तो इस तरह जो होता है, जो कम्युनिटी रेडियो होता है वो आपका होता है लोकल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय श्रोतागण या लोकल ऑडियंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्कूट एक भाग है। तो पहला आपका दिया है अंतरंग व्यक्तिगत संचरण का, दूसरा है जनसंचार, तीसरा है सामूहिक संचार और चौथा है अंतर व्यक्तिगत संचार का। तो जो आर्कूट होता है ये आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इसी तब की, तो ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस तरह फेसबुक पे आप एक से दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उसी तरह इसमें भी होता है। तो ये आपका होता है जब आप एक लोग किसी दूसरे लोग से इंटरेक्ट करते हैं तो ये आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतर व्यक्तिक संचार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे आर्कूट जो है वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। तो पहला आपका दिया है वर्ग संप्रेषण, दूसरा ऑप्शन है अपवाह संप्रेषण, तीसरा है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और चौथा है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। तो जो आपका कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ होता है ये आपका होता है कि आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये आपके जैसे आप खुद से बातें करते हैं या कुछ सोचते हैं या आत्मचिंतन करते हैं, तो ये सब आपका होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसमें आपको दो लोग होने की आवश्यकता रहती है। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आप खुद से ही बात करते हैं, उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर व्यक्ति संप्रेषण या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। तो अभी हमने जो आपको बताया था ऊपर कि जो कम्युनिकेशन का मॉडल होता है SMCR, ये मॉडल आपका बर्लो का मॉडल भी कहलाता है। तो इसमें आपका होता है सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल और फिर रिसीवर होता है। तो यहाँ आपका बताना वही, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SMCR। ये आपका हो जाएगा बर्लो का लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल भी इसको कहते हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SMCR। सेंडर, मैसेज, चैनल, फिर रिसीवर आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। तो वही अभी हमने आपको बताया कि जो एनकोडर और डिकोडर होते हैं, ठीक है, फिर जब इसमें फीडबैक भी शामिल होता है तो फीडबैक ये देगा, फिर इनकोडर इस फीडबैक को सुनेगा, फिर ये भी कुछ कोई बात कहेगा, फिर ये पुनः अपनी फीडबैक देगा, फिर इस तरह ये अपना चलता रहता है। तो इसका मतलब कोई आरंभ या अंत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो इस तरह की जो प्रोसेस जो मतलब चलते रहते हैं हमेशा, उनका कोई अंत नहीं होता। तो ये आपका क्या क्या ये आपका आता है प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं को हमेशा प्रोसेस कहा जाता है, मतलब प्रक्रिया कहते हैं इस तरह की जो भी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपका कोई आरंभ या अंत नहीं है तो वो आपका प्रक्रिया माना जाएगा या प्रोसेस माना जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कभी नहीं, दूसरा है सदैव, तीसरा है शायद ही कभी, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो तरफा कम्युनिकेशन मतलब ये आपका साइक्लिकल प्रोसेस हो जाएगा, एनकोडर से डिकोडर, फिर डिकोडर से फिर एनकोडर, मतलब उसमें फीडबैक शामिल है। तो जब आपका फीडबैक शामिल है तो जाहिर सी बात है कि वो जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका हमेशा इफेक्टिव माना जाएगा। क्योंकि मान लिया आपने कोई बात कही, फिर जो रिसीवर उसको सुना, फिर उसने अपनी बात को रखा, फिर इनकोडर के पास जाता है, फिर उसने उसको डिकोड किया, डिकोडर बन जाता है, फिर उसने भी कोई अपनी बात रखी। तो इस तरह जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और जो उस कम्युनिकेशन का जो मेन मैसेज रहता है वो अच्छे से लोगों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका ये जो है ऑलवेज इफेक्टिव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है। पहला आपका दिया अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, दूसरा है ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहराकर, तीसरा है प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना, और चौथा है संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जो होता है जिसमें अगर फीडबैक शामिल हो जाता है तो वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो आपका इसमें देखेंगे कि प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना, मतलब कि ये आपका फीडबैक हो गया। ठीक है, और उसको जो रिसीवर उसको भी समझ भी रहा, अच्छे तरीके से मैसेज को समझ भी रहा, उसके बाद अपनी फीडबैक दे रहा, तो ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा इस तरह। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर रिस्पॉन्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता, उन्मुक्ता भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पहला आपका दिया आक्रामक। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मतलब अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि वो कहीं मारपीट करने जा रहा है जो कि आक्रामक हो जाए, तो ये आपका गलत है। दूसरा दिया असभ्य, तो ये भी आपका गलत है। फिर तीसरा है स्वीकारात्मक, और चौथा अविवेकी। तो अविवेकी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने सोच समझ के ही अपनी भावनाओं को स्पष्ट, सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर रहा है, तो ये अविवेकी नहीं होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीकारात्मक या असर्टिव। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो मतलब इस तरह अपनी भावनाओं को सरलता से, स्पष्टता से दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है, वो आपका असर्टिव माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के आप पहले किस पर विचार करते हैं। तो पहला आपका दिया है संप्रेषण चैनल माध्यम का चयन करने पर, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, तीसरा है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, और चौथा है संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। तो अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने जो भी आपका जिस टॉपिक को लेकर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पहले स्पेसिफाई कर दें। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको शुरू में जैसे हमने आपको बताया था कि आज हम कम्युनिकेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कम्युनिकेट करने से पहले ही आपको अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया। फिर तो इस तरह होता है कि फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव बताने के बाद कम्युनिकेट किया, तो आप लोग समझ गए कि इस बारे में कम्युनिकेट होगा तो आप ज़्यादा तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए आपका होता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को बता देना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको बता देना चाहिए कि आप क्यों ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों से। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफाई द
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला आपका दिया रेडियो और टेलीविज़न, दूसरा ईमेल, तीसरा स्वर का लहजा और चौथा है दृष्टि और ध्वनि। तो जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप उससे मिलते ही तुरंत रेडियो और टेलीविज़न स्टार्ट कर देंगे या ईमेल करेंगे कि हाय हेलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ये भी आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्राथमिक चैनल माना था, प्राइमरी चैनल माना था, ये आपका माना था कि साइट एंड साउंड को माना था, मतलब आपकी दृष्टि और ध्वनि को ही माना था। सबसे पहले आप आँखों से उसको देखेंगे, फिर देखने के बाद आप कुछ आँखों से ही प्रतिक्रिया करते हैं, स्माइल करते हैं, फिर उसके बाद हाय हेलो करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी चैनल माना जाता है, साइट और साउंड को। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दृष्टि और ध्वनि या साइट एंड साउंड, ये आपके होते हैं प्राइमरी चैनल माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।